तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में। आपको बता दूं कि आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर तथा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट 5। जिन्होंने हमारे प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो हमारी ग्रीनटन की प्लेलिस्ट पर जाकर प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, पहला गढ़वाली कौन था जिसने ईसाई धर्म की शिक्षा ली थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि ख्याली ओड। मैं आपको इनके बारे में जो ऑप्शन दिए हैं थोड़ा इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो ख्याली ओड यानी कि ख्याली ओड पहला गढ़वाली था जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हुआ था। जो ख्याली ओड है एक राजमिस्त्री था जो गढ़वाली था और ईसाई धर्म में परिवर्तित हुआ था। तो आने वाले पेपरों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो पहला ए ऑप्शन है अंतोनियो द आंद्रेत। तो अंतोनियो द आंद्रेत के बारे में आपको मैं थोड़ा बता देता हूं कि उत्तराखंड में आने वाला पहला ईसाई था जो 1624 में श्रीनगर गढ़वाल में श्याम शाह के दरबार में आया था, ठीक है। तो अगर आयोग पूछेगा कि उत्तराखंड आने वाला पहला ईसाई कौन था तो अंतोनियो द आंद्रेत था। और किस पवार राजा के शासनकाल में आया था? तो श्याम शाह के दरबार में। कब? 1624 में। इसका जो सी ऑप्शन है अंदरिया, तो इनके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। उत्तराखंड की जमीन पर ईसाई धर्म की शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो अंदरिया था। इसने ईसाई धर्म की जो शिक्षा ग्रहण की थी और कहां से ली थी? मसूरी में। कब? 1853 में। इसका जो डी ऑप्शन है रेवरेंड, जो युगत्र पलसी ने 31 अक्टूबर 2021 के पेपर में पूछा था कि कुमाऊं पहुंचने वाला पहला ईसाई कौन था? तो रेवरेंड था। और कब पहुंचा था? 1850 में। तो इसने 1850 में ईसाई मिशनरी की स्थापना की थी। कहाँ? अल्मोड़ा में 1850 में, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो मैं आपको यहाँ पे डाउट जो सॉल्यूशन जो करा रहा हूँ आप अपनी कॉपी में इनको नोट करते हुए चलिए, जो आने वाले पेपरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पवाली द्वार ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि बागेश्वर। मैं आपको बता दूं बागेश्वर जनपद के बारे में। जो बागेश्वर जनपद है ये कब बना था? 1997 में। और बागेश्वर जनपद जो है ये तहसील कब बनी थी? बागेश्वर जनपद तहसील कब बनी थी? 1974 में बनी थी, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि बागेश्वर जनपद के कौन कौन से प्रमुख ग्लेशियर हैं। पहला है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है। जो जिसकी खोज मिस्टर मेडेन के द्वारा सितंबर 1846 में की गई थी, ठीक है। तो पिंडारी ग्लेशियर की कहाँ है? बागेश्वर में है। और पिंडारी ग्लेशियर की खोज कब की गई थी? सितंबर 1846 में की गई थी मिस्टर मेडेन के द्वारा। तो पिंडारी ग्लेशियर, कपनी ग्लेशियर, सुंदर डूंगा ग्लेशियर, सुखराम ग्लेशियर और मैकातोली ग्लेशियर, ये सारे के सारे ग्लेशियर बागेश्वर जनपद के हैं। इसका जो ए ऑप्शन है टेहरी गढ़वाल, तो टेहरी गढ़वाल जनपद के ग्लेशियर में आपको बता दूं यहाँ से है खतलिंग ग्लेशियर। तो खतलिंग ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? तो भिलंगना नदी का उद्गम होता है। और भिलंगना नदी में बसा हुआ पहला गांव कौन सा था? गंगी गांव, ठीक है। दूसरा है दूध गंगा ग्लेशियर, ये किस जनपद में है? तो टेहरी गढ़वाल। तो टेहरी गढ़वाल में खतलिंग ग्लेशियर और दूध गंगा ग्लेशियर है। और खतलिंग ग्लेशियर की खोज का श्रेय किसे आता है? सुरेंद्र सिंह पांगती और इंद्रमणि बडोनी। और इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। इसका जो सी ऑप्शन है चमोली, तो चमोली जनपद के ग्लेशियरों की ट्रिक है आपकी दूती बस, यानी कि दू से है आपका दूनागिरी ग्लेशियर, ती से यानी कि तिपरा बिमक या हिपरा बिमक, बौ से है बद्रीनाथ ग्लेशियर और सौ से है सतोपत ग्लेशियर। और सतोपत ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम स्थल होता है? तो अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। और अलकनंदा नदी में आत्महत्या में प्रतिबंध लगाने वाला पहला कमिश्नर कौन था? तो जॉर्ज विलियम
ट्रेल। ठीक है, इसका जो डी ऑप्शन है पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ जनपद के बारे में आपको मैं बता दूं, पिथौरागढ़ जनपद की जो स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1960 को हुई थी। और पिथौरागढ़ जनपद के प्रमुख ग्लेशियर इस प्रकार है: मिलम ग्लेशियर, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर, काली ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, पॉन्टिंग ग्लेशियर और हीरामणी ग्लेशियर, पिनौरा ग्लेशियर और रालम ग्लेशियर। ये सारे के सारे ग्लेशियर पिथौरागढ़ जनपद के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं का आंगन किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि उधम सिंह नगर। तो कुमाऊं का आंगन किसे कहा जाता है? उधम सिंह नगर को। उधम सिंह नगर जिला कब बना था? 26 दिसंबर 1995 को। नेक्स्ट प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम पर भारत सरकार के द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 2003 में। ठीक है, तो बद्रीनाथ धाम पर भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट कब जारी किया गया था? वर्ष 2003 में। अगर इसकी जगह अगर आयोग पूछता कि केदारनाथ धाम, तो केदारनाथ धाम में भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट कब जारी किया गया था? 22 दिसंबर 2001 को। कितने रुपए का? 4 रुपए का। ठीक है, तो याद कर लेना, केदारनाथ धाम पर भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट कब जारी किया गया था? 22 दिसंबर 2001 को। कितने रुपए का? 4 रुपए का। और बद्रीनाथ धाम पर 2003 में जारी किया गया था 5 रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे का जन्म कब हुआ था? प्रश्न पूछा गया है कि बद्रीदत्त पांडे का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 15 फरवरी 1882 को। तो बद्रीदत्त पांडे का जन्म कब हुआ था? 15 फरवरी 1882 को, कनखल हरिद्वार में। ठीक है, तो मूल रूप से जो बद्रीदत्त पांडे थे ये कहाँ के थे? अल्मोड़ा के थे। ठीक है, अच्छा, बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास लिखा था 1937 में। कब लिखा था? 1937 में। नेक्स्ट प्रश्न है, तिकसेन किसका प्राचीन नाम था? तिकसेन किसका प्राचीन नाम था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि मुंशियारी का। मैं आपको उत्तराखंड के थोड़ा प्राचीन नामों के बारे में थोड़ा आपको रिवीजन के तौर पर आपको मैं बता दूं कि कौन कौन से स्थल है जिनका प्राचीन नाम है। सबसे पहले बात करूंगा त्यूणी की। तो त्यूणी जो है आपका देहरादून जनपद के अंतर्गत आता है। त्यूणी में टॉन्स और पावर नदी के तट पर स्थित है। त्यूणी का जो प्राचीन नाम है वह क्या है? गुदिया खाटल। हनोल का प्राचीन नाम है चकरपुर। कुसानी का प्राचीन नाम है बलना। बाजपुर का प्राचीन नाम है मुंडिया। काड़ूदाम का प्राचीन नाम है बमोरी पाटा। सितारगंज का प्राचीन नाम है लालर खास। मंसूरी का प्राचीन नाम है जूरा पानी। बनमसा का प्राचीन नाम है भुगसाड़। खटीमा का प्राचीन नाम है मकरपुर। नानक मक्ता का प्राचीन नाम है बक्सी या तपेड़ा। और किच्छा का नाम है दरऊ। और काशीपुर का प्राचीन नाम है काशी नगर। ठीक है दोस्तों, तो इन प्रश्नों को आप इतने जो सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं इनको आप नोट करते हुए चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मंसूरी में तिलक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 1920 में। आपको थोड़ा मसूरी से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको सॉल्यूशन के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि जो जो प्रश्न यूके ट्रिपल एससी ने अपने एग्जाम्स में पूछे थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मंसूरी की। ठीक है, तो मंसूरी जो है, मंसूरी की जो उत्पत्ति हुई थी, मंसूर नामक पौधे से मंसूरी नाम रखा गया था। मंसूरी की खोज जो हुई थी 1825 या 1827 में। कहीं किसी किताब में 1825 दिया है, किसी किताब में 1827 दिया है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन को लेके चलना है हमको। ठीक है, और मसूरी की जो खोज हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी? कैप्टन यंग के द्वारा। और कैप्टन यंग का संबंध किस देश से? आयरलैंड। और आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। ठीक है, और मंसूरी जो है राज्य की पहली नगर पालिका है। राज्य की पहली नगर पालिका कौन सी है? मंसूरी नगर पालिका। और कब बनी थी? 1842 में। ठीक है, और मंसूरी में तिलक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? 1843 में। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आयोग ने अपने पुराने एग्जाम्स में पूछा है सवाल कि मंसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? 1843 में। और मंसूरी में तिलक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? 1920 में। ठीक है, और मंसूरी रोपवे जो मसूरी रज्जू मार्ग की शुरुआत कब की गई थी? 1970 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पाताल भुवनेश्वर मंदिर किस शैली से निर्मित
है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि नागर शैली। जो पाताल भुवनेश्वर मंदिर है ये किस जनपद में है? पिथौरागढ़ जनपद में है। और पाताल भुवनेश्वर मंदिर की खोज का श्रेय किसे आता है? राजा ऋतुपूर्ण को। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिथौरागढ़ में पाताल भुवनेश्वर मंदिर भी है। इसकी खोज जो की गई थी राजा ऋतुपूर्ण के द्वारा की गई थी। और किस शैली से इस मंदिर का निर्माण किया गया है? तो नागर शैली से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भीमताल झील का निर्माण किस वर्ष हुआ था? प्रश्न पूछा गया है, भीमताल झील का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1883 में। मैं आपको रिवीजन के तौर पर बता दूं कि भीमताल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। भीमताल झील की जो आकृति है त्रिभुजाकार है। भीमताल में एक किले का निर्माण त्रिलोकचंद के द्वारा किया गया था। भीमताल में क्या है? भीमताल के समीप गीता धाम है। देखो, दो दो चीजें हैं। अगर आयोग पूछता है कि गीता धाम कहाँ है तो भीमताल में है। गीता भवन पूछेगा तो ऋषिकेश में है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। भीमताल के समीप तितली संग्रहालय है, जिसकी स्थापना फ्रेडरिक स्मेटा के द्वारा की गई थी। दूसरा पॉइंट है लोक संस्कृति संग्रहालय, जो भीमताल के समीप लोक संस्कृति संग्रहालय है खुटानी में। इसकी स्थापना का श्रेय जाता है यशोधर मठपाल को। और कब की गई थी? 1983 में। भीमताल के समीप लोखाम ताल भी है, टरार अनुसंधान केंद्र भी है। और जो आयोग ने अपने एग्जाम्स में पूछा था कि राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भीमताल में है। ठीक है, और भीमताल में मछली पकड़ने का अवैध भीमताल में मछली पकड़ना अवैध कब घोषित किया गया था? 16 अक्टूबर 1902 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भीमताल में मछली पकड़ना अवैध कब घोषित किया गया था? 16 अक्टूबर 1902 को। ठीक है, जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं आप इनको अच्छे से अपने कॉपी में रिवीजन के तौर पर लिखते हुए चलना। ठीक है, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना जल्दी आपको आएगा। ठीक है, और आपको पढ़ने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस पे विशेष ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ते ही रहोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा स्कोर कितना हो रहा है? तो आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपना स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि जॉन हैलिट बैटन कुमाऊं के किस क्रम के कमिश्नर थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि पांचवे। ठीक है, जॉन हैलिट बैटन कुमाऊं के पांचवें क्रम के कमिश्नर है। और इनका जो कार्यकाल है वो कुमाऊं में कब से कब तक था? 1848 से 1856 के बीच में था। जॉन हैलिट बैटन के शासनकाल को कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णिम काल कहा जाता है। मैं आपको शुरू से कमिश्नरों के बारे में थोड़ा बता देता हूँ क्रम वाइज। कुमाऊं का पहला कमिश्नर था गार्डनर। कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर थे आपके जॉर्ज विलियम टेल, जिनका शासनकाल 1816 से 1835 के बीच में था। उसके बाद थे कुमाऊं के कार्यवाहक कमिश्नर मोस्ले स्मिथ। उसके बाद थे कुमाऊं के तीसरे कमिश्नर जॉर्ज गोवान, जिनका शासनकाल 1836 से 1838 के बीच में था। उसके बाद था चौथे कमिश्नर है जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन, जो चौथे क्रम के हैं। बीबीडीओ के पेपर में पूछा गया था कि कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे? जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन। इनका जो शासनकाल है 1838 से 1848 के बीच में था। उसके बाद है हेनरी रेमजे। तो हेनरी रेमजे कुमाऊं के छठे कमिश्नर थे, जिनका शासनकाल 1856 से 1884 के बीच में था। सातवें कमिश्नर थे फिशर और आठवें कमिश्नर कौन थे? रॉस। ठीक है, इतने ही कमिश्नर है, इनसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता भी नहीं है। इतने ही कमिश्नरों को आप अच्छे से अगर घर में याद करेंगे तो इससे ज्यादा और इससे बाहर पेपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है रामकृष्ण कुटीर की स्थापना अल्मोड़ा में स्वामी तुरानंद के द्वारा कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1916 में। ठीक है, तो रामकृष्ण कुटीर आश्रम है जो अल्मोड़ा में है, इसकी स्थापना स्वामी तुरानंद के द्वारा 1916 में की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है मुरली मनोहर मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि अल्मोड़ा में। आपको मैं रिवीजन के तौर पर पुनः बता दूं कि अल्मोड़ा जनपद के कौन कौन से मंदिर प्रसिद्ध हैं। मुरली मनोहर मंदिर, रेडियो मंदिर, जागेश्वर मंदिर, मल्लिका देवी मंदिर, मां नीला देवी मंदिर, ऊटेश्वर मंदिर, त्रिपुरा देवी मंदिर, चांचरी मंदिर, गुजरदेव मंदिर,
और उजारी देवी मंदिर। ठीक है, इतने ही मंदिर हैं, इससे ज्यादा पेपर में बिल्कुल भी जाएगा नहीं। ठीक है, जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना जल्दी आपको आएगा। ठीक है, तो इसलिए मुरली मनोहर मंदिर बहुत स्पेशली है प्रश्न अल्मोड़ा का। ठीक है, तो मुरली मनोहर मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि जागेश्वर मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि ए व बी दोनों। ठीक है, यानी कि डारू व टंकल पर्वत पर स्थित है जागेश्वर धाम। आपको बता दूं जागेश्वर मंदिर कहाँ है, यह आपका अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है। जागेश्वर धाम जो है डारू और टंकड़ पर्वतों के बीच में स्थित है। जागेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? डारू का वन है। आप जैसे ही जागेश्वर धाम जाओगे, जैसे ही मंदिर के अंदर एंट्री करोगे, वहां पे लिखा है डारू का वन। तो जागेश्वर धाम का प्राचीन नाम क्या है? डारू का वन है। सीचपाल 2017 का पेपर हुआ था, वहां आयोग ने पूछा था कि जागेश्वर धाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो जटागंगा नदी के तट पर स्थित है। जटागंगा नदी कहाँ से निकलती है? यानी कि जटागंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? कुंजा खुली से। ठीक है, तो जागेश्वर धाम का प्राचीन नाम क्या है? डारू का वन है। और जागेश्वर मंदिर जो है किन दो पर्वतों के बीच में स्थित है? डारू और टंकड़, यानी कि जागेश्वर धाम के ठीक पीछे देवदार के वृक्ष है। और जागेश्वर धाम जटागंगा नदी के तट पर स्थित है। और जटागंगा नदी कहां से निकलती है? कुंजा खोली से। नेक्स्ट प्रश्न है मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा किस वर्ष आए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1920 में। नेक्स्ट प्रश्न है मां गंगा हवाई पट्टी किस हवाई पट्टी का नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चिन्याली सौड़। आपको रिवीजन के तौर पर मैं पुनः आपको याद करा देता हूँ उत्तराखंड के 5 हवाई अड्डे। तो उत्तराखंड का यानी कि देहरादून हवाई अड्डा या जौलीग्रांट हवाई अड्डा पहला है। दूसरा है आपका माँ गंगा हवाई पट्टी चिल्लेली सौड़ में उत्तरकाशी। तीसरा आपका गोचर हवाई अड्डा चमोली में। चौथा है आपका फूलबाग उधम सिंह नगर में। पांचवा है आपका नैनीसैनी पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न है जौनसार बाबर दर्शन पुस्तक किसकी है? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जौनसार बाबर दर्शन पुस्तक किसकी है? ऑप्शन बी यानी कि मेजर जयपाल सिंह की। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है ट्रेल ने किस वर्ष सर्वप्रथम जन्म मृत्यु तथा विवाह के लिए पंजीकृत व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1828 में। आपको मैं यहाँ पे जॉर्ज विलियम ट्रेल के बारे में कुछ ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो आने वाले पेपरों में आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं जॉर्ज विलियम ट्रेल की। कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर है जॉर्ज विलियम ट्रेल। इनका जो शासनकाल है 1816 से 1835 के बीच में है। ट्रेल ने सबसे पहले अपने कार्यकाल में सबसे पहले 1819 में 9 पटवारियों के पद सृजित किए थे। उसके बाद कुमाऊं में इन्होंने आबकारी विभाग की स्थापना की थी 1822 में। जो आबकारी सिपाही 10 जनवरी 2021 में आबकारी सिपाही के पेपर में पूछा गया था। ट्रेल ने डबल लॉक व्यवस्था की शुरुआत की थी जो सरकारी खजाने से संबंधित है। उसके बाद 1826 में जॉर्ज विलियम ट्रेल ने साल के वृक्ष की कटाई पर प्रतिबंध लगाया था। आयोग पूछ सकता है कि किस कमिश्नर के द्वारा साल के वृक्ष की कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो जॉर्ज विलियम ट्रेल ने लगाया था। और कब लगाया था? 1826 में। ठीक है, एक और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जॉर्ज विलियम ट्रेल के शासनकाल में कुमाऊं की यात्रा किसने की थी? बिशप हेबर के द्वारा की गई थी। और कब की थी? 1824 में। ठीक है, इससे और ट्रेल ने ट्रेल पास दर्रे की खोज की थी 1830 में की थी। मलक सिंह के नेतृत्व में की थी। ट्रेल पास दर्रा जो बागेश्वर और पिथौरागढ़ को स्पर्श करता है। ट्रेल पास दर्रा जो 1830 में उसकी खोज की थी मलक सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, और एक प्रश्न और है कि जो वीडियो के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो जॉर्ज विलियम ट्रेल का जो शासनकाल है कुमाऊं में 1816 से 1835 के बीच में है। तो इस समय ठीक है, तो इनसे संबंधित एक प्रश्न और है जॉर्ज विलियम ट्रेल से कि ट्रेल ने लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से कुमाऊं में सती प्रथा का अंत किया था। और कब किया था? 1829 में। ठीक है, जो युगत्र प्लस ने अपने एग्जाम में पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा शासक 4 माह भिंसर, 4 माह अल्मोड़ा और 4 माह भाबर में रहने के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि हेनरी
रैमजे। तो हेनरी रैमजे के बारे में आपको मैं बता दूं, हेनरी रैमजे का जो कुमाऊं में जो शासनकाल है, यानी कि हेनरी रैमजे कुमाऊं में किस नंबर के कमिश्नर है, तो छठे नंबर के, यानी कि 6 नंबर के ये कुमाऊं कमिश्नर है। इनका जो शासनकाल है कुमाऊं में कब से कब तक है, 1856 से 1884 के बीच में। हेनरी रैमजे से संबंधित आयोग हर पेपर में कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर बनाता है, ठीक है। हेनरी रैमजे को कुमाऊं का राजा भी कहते हैं, किंग ऑफ कुमाऊं भी कहा जाता है, और कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। जब भारत में 1857 की महान क्रांति हो रही थी, इस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, हेनरी रैमजे, ठीक है। ठीक। दूसरी बात यह है कि हेनरी रैमजे ने रामनगर की स्थापना 1850 में की थी। कब की थी, 1850 में की थी। और कत्यूर घाटी में 1850 में चाय का बागान भी हेनरी रैमजे के द्वारा स्थापित किया गया था। पूछा जा सकता है कि कत्यूर में चाय का बागान किस कमिश्नर के द्वारा स्थापित किया गया था, तो 1850 में हेनरी रैमजे के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हरिद्वार में गंगा सभा की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि महंत लक्ष्मी दास, ठीक है। मैं आपको गंगा सभा से 3-4 प्रश्न में आपको मैं यहाँ पे रिवीजन के तौर पर बता देता हूँ। देखो, हरिद्वार में गंगा सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1916 में, ठीक है। अच्छा, इस गंगा सभा में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से किसके द्वारा की गई थी, महंतम लक्ष्मी दास के द्वारा, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हरिद्वार में गंगा सभा की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से महंत लक्ष्मी दास के द्वारा की गई थी, ठीक है। सती कुंड का है हरिद्वार में। नेक्स्ट प्रश्न है, नेहरू जी ने, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बद्रीनाथ की यात्रा किस वर्ष की थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 1938 में। देखो, कौन कौन से जो महान विभूतियां थी जिन्होंने बद्रीनाथ का भ्रमण किया था, मैं आपको रिवीजन के तौर पर पुनः बता दूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी ने बद्रीनाथ की यात्रा कब की थी, जुलाई 1983 में। जब इंदिरा गांधी ने बद्रीनाथ की यात्रा की थी, तो उत्तराखंड के कुछ प्रमुख स्थलों का इन्होंने लोकार्पण या उद्घाटन किया था। तो इंदिरा गांधी ने बद्रीनाथ की यात्रा कब की थी, जुलाई 1983 में की थी। और हरिद्वार में जो भारत माता मंदिर है, यानी कि मदर टेम्पल जो मंदिर है, उसका उद्घाटन भी 1983 में किया गया था, जिसकी स्थापना स्वामी सत्यमित्रानंद के द्वारा की गई थी। दूसरी बात, ओली रोपवे, जो चमोली में ओली रोपवे है, उसका उद्घाटन इंदिरा गांधी के द्वारा 1983 में किया गया था। काड़ूधाम पड़ता आपका नैनीताल जनपद में, वहां पे एचएमटी कारखाना है, तो उनका लोकार्पण भी किसके द्वारा किया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा 1983 में किया गया था, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बद्रीनाथ की यात्रा कब की थी, 1938 में, ठीक है। जितने प्रश्न बताए जा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, इनको आप एक अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना। नेक्स्ट प्रश्न है, गौरी पर्वत की ऊंचाई है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 6250। गौरी पर्वत कहाँ है, चमोली में है, और इसकी हाइट कितनी है, 6250 मीटर। आपको मैं रिवीजन के तौर पर पर्वतों की हाइट थोड़ा मैं बता देता हूँ। कामेट पर्वत की हाइट है 7756 मीटर। नीलकंठ पर्वत की हाइट है 6597। माड़ा पर्वत की हाइट है 7272। दूनागिरी ग्लेशियर की हाइट है 7066। चौखंबा ग्लेशियर की हाइट है 7138 मीटर। बद्रीनाथ की हाइट है 7140। त्रिशूल पर्वत की हाइट है 7120 मीटर। मुकुट पर्वत की हाइट है 7242, ठीक है। तो ये जो पर्वत है, और हाँ, हाथी पर्वत जिसे हेलीपैंट पिंक भी कहा जाता है, हाथी पर्वत की हाइट है 6727 मीटर, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये पर्वत, ठीक है। इनसे ज्यादा बाहर नहीं आएगा पेपर में, ठीक है। इनसे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखो, हमने जो प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, इन्हीं प्रैक्टिस सेट से कुछ ना कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंडाली घास का वैज्ञानिक नाम है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि अटाडेगा डा योसिया, ठीक है। जो कंडाली घास है, इसका साइंटिफिक नेम क्या, ऑप्शन ए, यानी कि अटाडेगा डा योसिया।
जो ऑप्शन दिए हैं उनके बारे में थोड़ा आपको मैं बता दूं। माउंटेन क्वेल, जो आपने सुना होगा माउंटेन क्वेल के बारे में। माउंटेन क्वेल का जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका ऑफरीसिया सुपर सिलियोसा। ठीक है। बांज सुना होगा आपने, बांज। तो बांज का साइंटिफिक नेम क्या है? क्वर्कस ल्यूकोटाई कोफोरा। तो बांज का साइंटिफिक नेम क्या है? क्वर्कस ल्यूकोटा ई कोफोरा। ठीक है। टिमरू आपने सुना होगा, जो मौड़ मेला आयोजित होता है जौनपुर टेहरी में। तो वहां पे टिमरू यानी कि टिमरू के पाउडर डालते हैं, क्या बोलते हैं, नदी में। तभी नदियां वहां पे, सॉरी, तभी नदी में जब वो पाउडर डालते हैं तो मछलियां बेहोश होती हैं। तो मौड़ मेले का आयोजन किया था जौनपुर क्षेत्र टेहरी गढ़वाल में। तो टिमरू का जो साइंटिफिक नेम है क्या है? जेनियो जाइल। टिमरू का साइंटिफिक नेम क्या है? जेनियो जाइल। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लेमन टाउन जो देहरादून में है, तो क्लेमन टाउन बौद्ध स्तूप की आधारशिला बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के द्वारा कब रखी गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 28 अक्टूबर 2002 को। ठीक है। तो क्लेमन टाउन जो है आपका देहरादून में है। ठीक है। तो दलाई लामा के द्वारा इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? तो 28 अक्टूबर 2002 को। तो देहरादून में बुद्धा टेम्पल भी है, उसकी स्थापना 1965 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सप्त सिंधु किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा। सप्त सिंधु पुस्तक किसने लिखी है? राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, कब रुड़की से पिरान कलियर के बीच पहली बार रेल इंजन 2 मालवाहक डिब्बों के साथ रवाना किए गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 22 दिसंबर 1891 को, सॉरी, 22 दिसंबर 1851 को। ठीक है। कंफ्यूज होना कि कब रुड़की से पिरान कलियर के बीच पहली बार रेल इंजन 2 मालवाहक डिब्बों को एक साथ रवाना किया गया था। ऑप्शन बी, 22 दिसंबर 1851 को। नेक्स्ट प्रश्न है, अरवा ग्लेशियर तथा बंदरपुर ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि उत्तरकाशी में। ठीक है। तो मैं आपको रिवीजन के तौर पर पुनः बता देता हूं कि उत्तरकाशी जनपद के महत्वपूर्ण ग्लेशियर। देखो, उत्तरकाशी जनपद के ग्लेशियरों को याद करने की ट्रिक है, यंग बड़ो, यानी कि यौ से यमुनोत्री ग्लेशियर, गो से गंगोत्री ग्लेशियर, बौ से बंदरपुर ग्लेशियर, डॉ से डोरियानी या डोकरानी ग्लेशियर। अरवा ग्लेशियर भी है, बंदरपुर ग्लेशियर भी है, और चतुरंगी ग्लेशियर भी है। ठीक है। ये उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख ग्लेशियर है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि भानुभक्त के द्वारा। ठीक है। देखो, इसकी जगह अगर आयोग पूछता कि रामचरितमानस का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो आचार्य धर्मानंद जमलोकी के द्वारा। ठीक है। दो फैक्ट है। ठीक है। मैं आपको रिवीजन के तौर पर बता दूं कि रामचरितमानस का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? आचार्य धर्मानंद जमलोकी के द्वारा। तो और रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो ऑप्शन डी, यानी कि भानुभक्त के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के किस बुग्याल को वर्ष 2019 का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था? तो ऑप्शन सी, यानी कि देवक्यारा बुग्याल, यानी कि कहाँ है देवक्यारा बुग्याल? उत्तरकाशी में। जो ऑप्शन ए है दायरा बुग्याल, ये उत्तरकाशी में है। ऑप्शन बी है वेदनी बुग्याल, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है वेदनी बुग्याल, ये कहाँ है? चमोली में। जो ऑप्शन डी दिया है चायसील बुग्याल, ये कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पिथौरागढ़ में नारायण आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 26 मार्च 1936 को। पिथौरागढ़ जनपद में जो एक है आश्रम, नारायण आश्रम है, इसकी स्थापना 26 मार्च 1936 को की गई है, और किसके द्वारा? नारायण स्वामी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुगडेश्वर गुफा राज्य में किस जनपद में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि टिहरी गढ़वाल में। ठीक है। देखो, आपको मैं यहाँ पे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा जो आप जिंदगी में हमेशा याद करोगे। ठीक है। देखो, बुगडेश्वर गुफा जो है टिहरी गढ़वाल में है, शंकर गुफा देवप्रयाग
टेहरी गढ़वाल में है, जो आयोग ने अपने पेपर में पूछा है। शंकर गुफा देवप्रयाग टेहरी गढ़वाल में है, और बुगडेश्वर गुफा कहाँ है? टेहरी गढ़वाल में। ठीक है, देखो शंकर गुफा जैसे देवप्रयाग में है, शंकर मठ पूछेगा आयोग तो श्रीनगर में है, शंकर मठ श्रीनगर में है, शंकर गुफा देवप्रयाग में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, तिरिया भलीना कांड की स्मृति रचना जो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन बी यानी कि शैलेश मटियानी के द्वारा। तो शैलेश मटियानी का जो जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1931 को बड़े चीना अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। शैलेश मटियानी की जो मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 2001 को उनकी मृत्यु हुई थी। इनके बचपन का नाम क्या था? रमेश चंद मटियानी। ठीक है, तो शैलेश मटियानी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? दो बूंद जल, हौलदार, 52 नदियों का संगम, औरतों का शहर, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सेवा का अधिकार कानून के तहत कितनी सेवाएं सम्मिलित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 10 सेवाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो जो अब मैं जो पुस्तक बता रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लेसमिंग गढ़वाल हिमालय रचना किसकी है? ऑप्शन बी यानी कि आदित्य नारायण पुरोहित की। ठीक है, तो आदित्य नारायण पुरोहित के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है ब्लेसमिंग गढ़वाल हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नारायण दत्त तिवारी देवालय किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि अल्मोड़ा में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में बिहार गुफा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चक्राता में। आपको मैं चक्राता से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बताता हूं जो आपके एग्जाम में कारगर सिद्ध करेगी। ठीक है, चक्राता देहरादून जनपद के अंतर्गत आता है। चक्राता जो है केलना नामक पहाड़ी पर स्थित है। चक्राता का प्राचीन नाम क्या है? खातलिंगा और युगसैल है। चक्राता को पहाड़ों का राजा भी कहा जाता है और पहाड़ों का राजकुमार नैनीताल को कहा जाता है। चक्राता के समीप जखोली मेले का आयोजन होता है। जखोली मेला चक्राता में लगता है। जखोली विकासखंड रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत आता है। ठीक है, और चक्राता छावनी परिषद की स्थापना 1866 में की गई थी और इस छावनी परिषद में जो सैनिक रहने लगे थे वो 1869 से रहने लग गए थे। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट करते हुए चलना। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपावत में मायावती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 1899 में। ठीक है, तो चंपावत है, चंपावत जनपद की स्थापना कब हुई थी? 1997 में चंपावत जनपद की स्थापना हुई थी। आयोग ने अपने पेपर में ये पूछा था कि चंपावत तहसील कब बनी थी? तो 13 मई 1972 को चंपावत तहसील बनी थी। ठीक है, तो चंपावत में मायावती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? 19 मार्च 1899 को इस मायावती आश्रम का निर्माण किया गया था। और इस मायावती आश्रम को बनवाया किसके द्वारा था? विवेकानंद के शिष्य सेवियर के द्वारा। ठीक है, तो मायावती आश्रम की स्थापना 19 मार्च 1899 को की गई थी और किसके द्वारा बनाया गया था? विवेकानंद के शिष्य सेवियर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, पलायन विवाह किस जनजाति में होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि राजी जनजाति में। राजी जनजाति में पलायन विवाह होता है। ठीक है, और राजी जनजाति का निवास स्थान किस जनपद में है सर्वाधिक? तो पिथौरागढ़ जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, गैरसैंण आने वाला पहला कमिश्नर कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन, जिनका शासनकाल कुमाऊं में 1838 से 1848 के बीच में था। जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों का कब्रिस्तान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि रुड़की में। उत्तराखंड में अंग्रेजों की कब्र कहाँ है? तो रुड़की में है, ऑप्शन डी। ठीक है, अच्छा, और ये कब्र जो है किस शैली से निर्मित है? गौथिक शैली से इस कब्र का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में मुसलमानों के पवित्र माने जाने वाले हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि अफगानिस्तान में। ठीक है, देखो उत्तराखंड में हरिद्वार के समीप एक वहां पे पिरान कलियर है, रुड़की हरिद्वार में वहां पे दरगाह है जो जो मुसलमानों के पवित्र स्थान माना जाता है। वहां पे किसकी दरगाह है?
हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की दरगाह है। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर में ये पूछा गया है कि इनका जन्म किस देश में हुआ था, तो कहाँ हुआ था, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न है, त्वाड़ यानी कि त्वेड़ शरीर के किस अंग में पहना जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि गले में। नेक्स्ट प्रश्न है, पलेठी के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि राजा कल्याण वर्मन के द्वारा। देखो, पलेठी का जो सूर्य मंदिर है, सबसे पहले बात करते हैं पलेठी के सूर्य मंदिर के बारे में। जो पलेठी का जो सूर्य मंदिर है, ये कहाँ है, ये आपका हिंडोला खाल एक पट्टी है, ठीक है, टिहरी गढ़वाल में। और किस विकास खंड के अंतर्गत आता है पलेठी का सूर्य मंदिर, तो देवप्रयाग के अंतर्गत आता है। और पलेठी के सूर्य मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था, राजा कल्याण वर्मन के द्वारा। ठीक है, आयोग ने अपने पेपर में 2 बार पूछ लिया है। ये पूछा था, एक पेपर में ये पूछा था कि ये कहाँ है, तो हिंडोला खाल पट्टी टिहरी गढ़वाल। एक पेपर में पूछा था कि पलेठी का सूर्य मंदिर किस विकास खंड के अंतर्गत आता है, तो देवप्रयाग के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2018 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि योहेई ससकावा। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगनाम नृत्य शैली किस देश की है, देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि गंगनाम नृत्य शैली किस देश की है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया की। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है, सियोल है। ठीक है, और गंगनाम नृत्य शैली किस देश की है, तो दक्षिण कोरिया की। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। यमन की राजधानी सना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता किस वर्ष दी गई थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1969 में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो ऑप्शन ए 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी BS रमा देवी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब से शुरू की गई थी, देखो आजकल आयोग में वो वर्तमान का करंट नहीं पूछता, वो कम से कम 2-3 साल पहले का ही करंट पूछता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ न कुछ योजनाएं तो जरूर आती ही पेपर में। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना कब से शुरू की गई थी, तो ऑप्शन सी यानी कि 28 अगस्त 2014 को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि गोल्फ से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बच्चों की वानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो भारत में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, 1930 में हुआ था। ठीक है, तो बच्चों की वानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना का गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए यानी कि शेर। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है। ठीक है, यानी कि नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य का देवता भी कहा जाता है। और नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, वो है शेर यानी कि ए। नेक्स्ट प्रश्न है, रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 5वीं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो कब हुआ था, ऑप्शन डी यानी कि 13 मई 1952 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब से की गई थी, तो ऑप्शन सी यानी कि 1995 में। आपको मैं रिवीजन के तौर पर पुनः आपको मैं बता दूं कि विश्व में जो इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी वो 1983 में हुई थी। सबसे पहले कहाँ हुई थी, USA में। और भारत में इंटरनेट की सेवा कब प्रारंभ की गई थी, 1995 में। नेक्स्ट प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी या की है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है कि किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि महाराष्ट्र। और कब की थी, 1971 में की थी। ठीक है, मैं आपको थोड़ा लोकायुक्त के बारे में बता देता हूँ।
कि विश्व में लोकायुक्त तो सबसे पहले स्वीडन ने लागू किया था, और कब लागू किया था? 1809 में। विश्व में जो लोकायुक्त की शुरुआत हुई थी वो स्वीडन के द्वारा की गई थी। कब? 1809 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि भाग 4A में। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जो है कहाँ से लिए गए थे, किस देश से लिए गए थे? तो रूस से लिए गए थे। और मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस भाग से संबंधित है? भाग 4A। भाग 4A। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम ब्रिक्स फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 2016 में। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश हजार पहाड़ियों का देश कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान जो है हजार पहाड़ियों का देश कहलाता है। और अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ था? फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन बी, यानी कि इटली में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी, यानी कि गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है, हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि प्रिस्टले के द्वारा। तो हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है, और इसकी खोज का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? प्रिस्टले को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है कंप्यूटर का है। ठीक है, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि कंट्रोल+N। कंट्रोल+N। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में जाना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए, ब्राउजिंग। अब थोड़ा हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट, यह काम मैं आप कर लूंगा, यह काम मैं आप कर लूंगा। तो पंक्तियों में आप क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप जैसे शब्द आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1910 में। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है, सिगरेट और सिगार किस भाषा के शब्द हैं? सिगरेट और सिगार किस भाषा के शब्द हैं? ऑप्शन डी, यानी कि स्पेनी। सिगार देखा होगा जैसे पीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन बी, यानी कि पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली जाती है? बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली और ब्रज भाषा। बिहार में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी, मैथिली और मंगही। राजस्थानी में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुग्रहित कैसे लिखते हैं? ऑप्शन बी के तरह। नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिक का विलोम शब्द है। तो भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि आध्यात्मिक। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे रिवीजन के तौर पर बता दूं कि कौन कौन से विलोम शब्द महत्वपूर्ण है। देखो, दक्षिण का विलोम क्या होगा? वाम होगा। प्रफुल्ल का विलोम क्या होगा? म्लान होगा। पर्णकुटी का विलोम होगा प्रसाद होगा। अवनी का विलोम होगा अंबर। तिमिर का विलोम होगा आलोक। भौतिक का विलोम होगा आध्यात्मिक। चित्ररंजन का विलोम होगा नश्वर होगा। ठीक है, हर्ष का विलोम क्या होगा? विषाद होगा। ठीक है, अत का विलोम क्या होगा? इति होगा। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? इति श्री। ठीक है, तो विलोम शब्द एक नंबर का आता ही है एग्जाम में। ठीक है, और जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उनको सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, आयोग का सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, तो तभी मैदान में कूदना चाहिए। जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो आप कैसे एग्जाम कैसे क्रैक करोगे? ठीक है, तो मैं आपको रिवीजन के तौर पर बता देता हूँ कि युग ट्रिपल एस के द्वारा अभी हाल ही में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर का सिलेबस जारी किया गया है, जिसमें सामान्य सिलेबस रखा गया है, जिसमें 20 नंबर की हिंदी आएगी, 40 नंबर की उत्तराखंड आएगी और
40 नंबर में सामान्य अध्ययन भी आएगा, कंप्यूटर भी आएगी और रीजनिंग भी आएगी। तो टोटल 100 नंबर का पेपर है, ठीक है। तो इसीलिए हमने उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हर जगह आकाश किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो किसकी है? ऑप्शन सी यानी कि राजेश जोशी। हर जगह आकाश किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ऑप्शन सी राजेश जोशी की, ठीक है। अब मैं आपको राजेश जोशी से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में थोड़ा बता देता हूं। कपिल का पेड़, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, दो पंक्तियों के बीच, पतलून पहना बादल और हर जगह आकाश। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है? राजेश जोशी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हम दही के साथ रोटी खाते हैं, मैं कारक होगा। तो ऑप्शन सी करण कारक। और कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। नेक्स्ट, महत्व और ममत्व मैं प्रत्यय होगा। तो ऑप्शन सी त्व, ठीक है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दों के आगे लगते हैं। और प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दों के पीछे लगते हैं। तो महत्व और ममत्व में प्रत्यय क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि त्व। नेक्स्ट प्रश्न है, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद है। उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए उत्तन डयनम, यानी कि इसमें क्या होगा? व्यंजन संधि होगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अलंकार की विशेषता मानो, मनु, मनहो, जानो, जनु और जनहु है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि उत्प्रेक्षा, ठीक है। आयोग ने अपने सिलेबस में हिंदी के सिलेबस में अलंकार को दिया है, तो उससे संबंधित हमने प्रश्न बनाया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की विशेषता क्या है? मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु और जनहु, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पारावार किसका पर्यायवाची है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी समुद्र का। नेक्स्ट प्रश्न है, विकारी शब्द होते हैं। तो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है। तो विकारी शब्द जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंडी किस व्यक्ति का उपनाम है? ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि झारखंडी किस व्यक्ति का उपनाम है? तो ऑप्शन सी यानी कि जयशंकर प्रसाद का। तो जयशंकर प्रसाद का उपनाम क्या है? झारखंडी। नेक्स्ट प्रश्न है, विवरण चिन्ह इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठीक है। तो आयोग ने अपने सिलेबस में चिन्ह भी दे रखे हैं, ठीक है, विराम चिन्ह वगैरह दे रखे हैं, तो इनको भी आप घर में प्रैक्टिस के दौरान कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनाज शब्द है। तो अनाज शब्द क्या है? ऑप्शन बी यानी कि तद्भव। अनाज शब्द क्या है? एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुझसे हंसा नहीं जाता मैं वाच्य है। तो मुझसे हंसा नहीं जाता में वाच्य क्या होगा? ऑप्शन सी भाववाच्य, ठीक है। आपको मैं रिवीजन के तौर पर पुनः बता दूं कि वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो भाववाच्य की विशेषता क्या है? मुझसे हंसा नहीं जाता, ठीक है। इसमें भाव प्रकट हो रहा है, वो हंस रहा है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन, जो हाथी की पीठ पर जो हम लोग मतलब कि जो हाथी की पीठ पर जो आसन रखा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? हौदा, ठीक है। तो हाथी की जो पीठ पर जो आसन रखा जाता है उसको बोलते हैं हौदा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। प्रश्न पूछा गया है, हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास है वो किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फ्रेंच भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है, यमुना के बागी बेटे। यमुना के बागी बेटे किसका उपन्यास है? तो ऑप्शन सी विद्यासागर नौटियाल। माटी की मूर्ति भी लिखी गई है इनके द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, नौरंगी बीमार है किसका कहानी संग्रह है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शेखर जोशी के द्वारा। देखो शेखर जोशी के बारे में आपको मैं रिवीजन के तौर पर बता दूं कि शेखर जोशी का जो जन्म हुआ है 10 सितंबर 1932 को औलिया गांव अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ है।
ठीक है। तो आयोग ने राजेश जोशी और शेखर जोशी को बहुत फॉलो किया अपने एग्जाम में। ठीक है। तो शेखर जोशी से संबंधित कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं? दाजू, जो आबकारी सिपाही में पूछी गई थी, कोसी का घटवार, हलवाहा, बच्चे का सपना, बदबू, मेरा पहाड़, एक पेड़ की याद और नौरंगी बीमार है। ये किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? शेखर जोशी की। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार की छत किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पामिर को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी समझौता संधि कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 19 सितंबर 1960 को। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, और कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को हुआ था। तो इसमें यह तय हुआ था कि 80% जल पाकिस्तान को दिया जाएगा और 20% जल भारत को दिया जाएगा। ठीक है। और आयोग ने अपने पेपर में ये प्रश्न पूछा है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जो लोसांग उत्सव है कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी यानी कि सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की राजभाषा क्या है? नेपाली है। और सिक्किम जो है 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत भारत का एक राज्य बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 2015 में। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो ऑप्शन ए यानी कि थार का मरुस्थल। ठीक है। तो संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल यानी कि ए। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि गाजीपुर। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के वाइसराय थे। ठीक है। और इनके बारे में आपको मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न बता देता हूं, जो आने वाले पेपरों में आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिसकी समाधि भारत में है, और कहाँ है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे निम्न श्रेणी की कृषि भूमि है? तो ऑप्शन सी, इज्जर। अब रीजनिंग के प्रश्न है, 93 का जो होगा कि 5:15 में दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनाएगी? तो ऑप्शन बी यानी कि 67.5 अंश का। जो 94 है, ये आपको कोड वाला सवाल है 94 का, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है। 94 का है सी। 95 का है आपका दो संख्याओं का योग 75 है, तो उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। तो ऑप्शन बी 1250। फिर है 96, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। फिर है 97, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो ऑप्शन ए, प्लेलेट्स। जब प्लेलेट्स गिर जाते हैं तो डेंगू बुखार की दिक्कत हो जाती है। मतलब डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी होती है? प्लेलेट्स गिर जाते हैं शरीर के। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिर में कोफिली में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए, चींटियों का। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, भारतीय इतिहास का प्रश्न है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से निकले थे? ऑप्शन बी यानी कि दमदमा से। और आज का अंतिम प्रश्न है 100, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 75 के तहत। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के तहत। ठीक है दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट अगर आपको क्या बोलते हैं, आपके एग्जाम में जो आने वाले जो एग्जाम है, अभी जो कांस्टेबल है, एसआई है, फॉरेस्ट गार्ड है, ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट आने वाले पेपरों के लिए आपके लिए लाभदायक रहेगा। रिवीजन के तौर पर आप इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।